आइए मारुति नंदन, दीपक, कोई क्वेश्चन? चलिए देखिए, सबसे पहले चीज क्या है कि अभी तक आपने क्या पढ़ा? हमने अभी तक जिस चीज के बारे में पढ़ा कि भारत में ब्रिटिश एंटर किया और उसकी आर्थिक नीतियों को हमने जाना और किस प्रकार अपनी आर्थिक नीतियों के द्वारा यहां पर उसने वाणिज्यिक पूंजीवाद को स्थापित किया, उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद को स्थापित किया और साथ ही वित्तीय पूंजीवाद को स्थापित किया। लेकिन अब इसको यूटिलाइज ये कैसे करेगा? तरीका चाहिए ना। सोचिए कि आप ब्रिटिश हैं और आपको बिहार के क्षेत्र में काम करना है, या फिर आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आपको पटना डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया, लेकिन आप रहने वाले कहां के हैं? साउथ के, आप केरला के रहने वाले हैं और आपको बिहार पोस्टिंग मिल गया है। तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाएगा? लोकल बनना आपको सिखाया जाएगा, लोकल लैंग्वेज सिखाया जाएगा। तो ब्रिटिश ने भी इसी चीज का यूटिलाइज किया, तो यहां के लोकल लोगों को पकड़ना स्टार्ट किया उसने, क्योंकि कृषि गांव में है, क्योंकि भारत बसता कहां पर है? गांव में। और कृषि और भारत किसके लिए जाना जाता है, और आज भी जाना जा रहा है किसके लिए? कृषि के लिए। जिसका कृषि पे पकड़ है उसका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है। लेकिन फिलहाल अभी भारत के संदर्भ में स्थिति बहुत खराब है। दूसरी चीज कि यहां पे ब्रिटिश ने क्या किया, बोला कि हमने कृषि को पूंजीवाद के रूप में स्थापित तो कर देंगे, लेकिन हमें कुछ लोग चाहिए, कुछ मीडिएटर्स चाहिए। वो हमें कहां से मिलेगा? तो हम यहां आसपास के लोगों को ही मीडिएटर अपना बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे मीडिएटर? अगर लोग हमारा सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट करेंगे वो लोग, तो कैसे सपोर्ट करेंगे? अब मानिए कि हमने किसी व्यक्ति को यहां पे हेड बनाया, अब वो मेरा काम किया और बाद में वो अपना हिस्सा मांग रहा है, तो फिर क्या करेंगे? तो अगर एक पॉलिसी हमारा काम नहीं करेगा तो हम दूसरे पॉलिसी को यहां पे लागू करेंगे। डेट मीन्स अगर अस्थायी काम नहीं करेगा तो हम रैयतवारी पे काम करेंगे। अगर व्यक्ति नहीं मानेगा तो किसान को पकड़ेंगे, और किसान नहीं मानेगा तो गांव को पकड़ेंगे, यानी कि महलवारी। समझ रहे हैं? अगर अस्थाई में किसको हेड बनाया जा रहा है? जमींदारी वालों को, जो जमींदार है। अगर ये जमींदार नहीं माना और जमींदार कुछ गलत किया तो किसको पकड़ेंगे? रैयत को। रैयत यानी कि किसान, रैयत यानी कि किसान, किसान को पकड़ेंगे। तो किसान को भी लगेगा भाई देखो हमें हेड बना रहा है। उसके बाद अगर ये रैयत भी कहीं कुछ गड़बड़ किया तो किसको पकड़ेंगे? महाल यानी कि ग्राम, गांव, जाके मुखिया को पकड़ लेंगे, पंचायत को पकड़ लेंगे। अगर ये भी फ्लॉप हो गया तो लास्ट में तो कौन है? हम ही हैं, हम ही शासन करेंगे। तो इसी फॉर्मूला को अभी यहां पे स्थापित करेगा कि कृषि में हम पकड़ कैसे बनाए। यानी कि ब्रिटिश ने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया? अस्थाई बंदोबस्त। आखिर ये अस्थाई बंदोबस्त क्या था? जिसको हम जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त में यह बोला गया कि देखो कि किसान जो खेती कर रहा है और ब्रिटिश को चाहिए टैक्स, तो टैक्स कैसे मिलेगा? तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि जो किसान है वो किसके खेत पे काम कर रहा है? अब ये खेत है, ये खेत किसका है? जमींदार का कि किसान का? बोलिए, यह खेत किसका है? जमींदार का कि किसान का? ये जमींदार का है। जमींदार यानी कि जिसको हम कह सकते हैं बड़े बड़े महाजन लोग, जिसके पास एक नहीं बहुत सारा जमीन है। आज के समय में जिसको हम कह सकते हैं ठेकेदार, बड़े बड़े महाजन। आप सोचिए कि एक जमींदार के पास लगभग 50 एकड़ का जमीन है, तो 50 एकड़ की जमीन पे खेती करने के लिए किसान भी तो चाहिए, और किसान हमारे यहां है। अब वो किसान यहां पे खेती करेगा, लेकिन फिर क्या होगा कि जब ये किसान यहां पे खेती करेगा तो कहीं ना कहीं इसका जो कुछ उत्पादन का हिस्सा है वह किसान भी लेगा और जमींदार को भी देगा। चलो ये ठीक है, हमें समझ में आता है। लेकिन यहां पे चेंजेस कैसे करेगा? अब ये
कि अब ये जमींदार जो है इसको बोला जाएगा कि तुम्हारे आसपास में जितने किसान हैं उनसे टैक्स वसूलने का काम कौन करेगा? तुम ही करो। अस्थायी बंदोबस्त यही है, परमानेंट सेटलमेंट, कि टैक्स वसूलने का काम कौन करेगा? वो यहां के जमींदार। अस्थायी बंदोबस्त में क्या बोला जा रहा है कि टैक्स वसूलने का काम कौन करेगा? जमींदार। इसी को बोला जा रहा है अस्थायी बंदोबस्त। दूसरी चीज, इसको लाने वाला व्यक्ति कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लाया? 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त क्या कह रहा है कि भैया जो टैक्स वसूलने का काम है वो किसको दिया जा रहा है? जमींदार को। बस इतना याद रखिएगा। दूसरा चीज, इसको इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया? 1793 में। दूसरी चीज, इसको लागू कहां कहां किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एरिया है जमींदारों की संख्या यहां पे ज्यादा है, तो जमींदार को यहां पे हेड बनाया। यहां पे जमींदार को हेड बनाया। दूसरी चीज, अंग्रेजी भारत का 19%, यानी कि 19% पे क्या लागू था? अस्थायी बंदोबस्त। भारत के 19% पे क्या लागू कर दिया गया था? अस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट, भूमि के स्वामित्व जमींदार का। भूमि पर स्वामित्व जमींदार का। ब्रिटिश सरकार को राजस्व का उत्तरदायित्व जमींदार पर, यानी कि ब्रिटिश सरकार को जो राजस्व देना है वह कौन देगा? जमींदार देगा। यानी कि ब्रिटिश को चाहिए पैसा, अब ब्रिटिश डायरेक्ट जाकर टैक्स नहीं लेगा वो, तो वो क्या करेगा? यहां पे किसी को नियुक्त करेगा। तो क्या कह रहा है ये कि अस्थायी बंदोबस्त, फिर से एक बार, अस्थायी बंदोबस्त में क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि टैक्स वसूलने का काम कौन करेगा? पैसा लेने का काम कौन करेगा? जमींदार। लेकिन लाया कौन? कॉर्नवालिस अंकल। कब लाया? 1793 में। कहां कहां लागू किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। ये पूछा जाता है। भारत के कितने हिस्सों पर? 19%। अच्छा, यहां पे एक वर्ड लिखा गया अंग्रेजी भारत। कहने का मतलब, अंग्रेजी भारत क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भारत किसके कब्जे में है? अंग्रेज के कब्जे में। तो 19% एरिया पे क्या कर दिया गया? अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। इसको कहीं कहीं पे सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है, कि मतलब अगर आपको हमने समय दिया कि समय के अंदर आपने पूरा टैक्स हमको नहीं दिया, जैसे मान के चलिए कि आपको हमने जमींदार बनाया और हमने कहा कि आप एक काम कीजिए, इतने दिन के अंदर आपको सारा टैक्स कलेक्ट करके हमको दे देना है। लेकिन आपने क्या किया? ये जो पूरा का पूरा समय दिया आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया और ना ही हमें आपने जमा किया। तो हम क्या करेंगे यहां पे कि यहां पे सनसेट का नियम लाएंगे। सनसेट का नियम क्या है? यानी कि अगर आपने सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त होने का मतलब क्या है कि मेरे समय अनुसार अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो आपके जमींदार को हम, आपके जो जमीन है उसको हम जब्त कर लेंगे। जैसे आपको हमने समय दिया और आपने क्या किया कि वहां पे हमें टैक्स पे नहीं किया, तो आपके जमीन पर किसका कब्जा हो जाएगा? मेरा कब्जा हो जाएगा। पढ़ेंगे इसको नोट्स में, सनसेट लॉ इसको कहा जा रहा है इसको। दूसरी चीज, तो ये चीज समझ गए, यहां पे स्वामित्व कौन है? जमींदार। और वसूलने का काम कौन कर रहा है? जमींदार। तो इसमें कोई दिक्कत? अब आइए रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। अब देखिए, इसको लाने वाला व्यक्ति कौन है? थॉमस मुनरो। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाने वाला व्यक्ति कौन है? थॉमस मुनरो। दूसरी चीज, यह कहां कहां पे लागू किया गया? बंबई, मद्रास और असम। बंबई, मद्रास और असम। दूसरी चीज, समस्त अंग्रेजी भूमि का 51%, यानी कि भारत की भूमि पर कितना परसेंट है? ये 51% पे ये लागू किया गया, सबसे हाईली, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान भारत में ही तो है और इस क्षेत्र में आपको सब यहां पर इसको हेड बना दिया गया।
क्योंकि जिसका संख्या ज्यादा हम उसी को यहां पे हेड बनाएंगे। तो रैयत मतलब किसान। दूसरा चीज, भूमि का मालिक यहां कौन है? किसान। भूमि का मालिक कौन है? किसान। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसको दिया गया? किसान को दिया गया। और कर का जो रेट है कितना किया गया? 30 से 50%, ये फिक्स कर दिया गया। फिर से एक बार, रैयत यानी कि किसान, ठीक है। लाने वाला व्यक्ति थॉमस मुनरो, कहां कहां? बंबई, मद्रास, असम। उसके बाद समस्त भूमि का 51%, भूमि का मालिक किसान, और फिर राजस्व देने का काम किसको दिया गया? किसान को दिया गया, यानी कि रैयत को दिया गया। काम खत्म इसका भी। दूसरा चीज, महालवारी। महाल का मतलब होता है गांव, ग्राम, यानी इसको लाने वाला व्यक्ति कौन है? हॉट मैकेंजी, ये इसको इंट्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, ये कहां कहां लागू है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब, ठीक है। उसके बाद समस्त भूमि का 30%। अब तीनों को जोड़ लीजिए, 100% हुआ। 51, 30 और 19। नेक्स्ट, भूमि पर गांव का अधिकार। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखिया को। अब यहां मुखिया को टारगेट कर लिया गया। और कर का रेट कितना था? 55%। तो ये जो आप फिगर चार्ट देख रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है ये? कि अभी इसके बारे में लिखेंगे, लगभग 2 से 3 पेज लिखाएगा। और ये कितने पेज का कंसेप्ट है ये? देखिए, अभी अगर इसी को हम लिखें, कम से कम 2-3 पेज जाएगा। लेकिन ये पूरा कंसेप्ट कितने पेज में आ गया? 1 पेज में आया। तो क्या फिगर चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये आपका माइंड मैपिंग है ये। और जब ये माइंड मैपिंग होगा तब आप लिख पाइएगा अच्छे से। तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं, किसी भी चीज को याद करना है तो फर्स्ट एंड ऑल फिगर चार्ट, तभी आप कमांड बैठा पाइएगा। तो फटाफट इसको बना लीजिए।